देखिए पैसा तो वापस आ सकता है, इसके लिए पहले 2-3 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। पहला एक्शन क्या लेना है, 1930 पे कॉल करना है। गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 24 घंटे का। उसमें आप सीधे-सीधे बताएं कि भाई मेरे अकाउंट से फ्रॉडलेंटली पैसा निकल गया है, ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं, उस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाए। डेटा चोरी हुआ, इसलिए क्रिमिनल आप पे भरोसा बना पाया, इसलिए आपने वो गलती की। मैंने जो गलती की उसकी तो बात करते हैं लोग, पर जो डेटा ब्रीच हुआ उसकी कोई बात नहीं करता। बैंक सिर्फ पल्ला झाड़ लेता है, गलती आपकी थी, आपने ट्रांसफर किया, हम अब कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए और कमा लीजिए, बड़ा आसान है। तो लेकिन 1000 रुपये लगाए तो वो 2000 अगले दिन वापस कर देता है आपको। फिर आप 4000 लगाते हो तो शायद 6000 वापस कर देगा। तो वो जो अकाउंट से पैसा आ रहा है ना, वो जिस अकाउंट से आ रहा है वो फ्रॉड का अकाउंट है। तो कहीं ना कहीं सर्वर से डेटा लीक होता है, जाता है और उसके बाद बिकता भी है। डार्क वेब की दुनिया कैसी होती है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, साइबर फ्रॉड के ऐसे ऐसे केसेस जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम सब पर बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे क्योंकि दिवाली का माहौल है, लोग चीजें खरीदेंगे। इस दौरान भी कई बार फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं लोग, तो इस पर भी बात करेंगे कि इससे इन सब चीजों से आप लोग कैसे बचेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। नमस्कार जी। लगातार साइबर जो फ्रॉड है, साइबर क्राइम के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इसको लेकर किस तरह देख रहे हैं अभी। देखिए ये तो बढ़ेगा और इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले तक हम ये जानते थे कि जामताड़ा से ऑपरेट हो रहा है, तो जामताड़ा साइबर क्राइम का सिनोनिम बन गया था। हाँ। लोग मुझे अक्सर बोलते थे जब केस बताते थे कि साहब ये हुआ, इसको ये चीज़ ऑफर की गई, फिर इसने ट्रस्ट कर लिया, फिर इसने वो स्कैन कर लिया और फिर इसके संग जामताड़ा हो गया। जामताड़ा होने का मतलब है कि किसी पर भरोसा करके आप लुट जाना। हाँ। ये एक वर्ब बन गया था। अभी उस जैसे 40 हॉटस्पॉट है पूरे इंडिया में। मेवात, अलवर, नूह, भरतपुर, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, आपके जितने बॉर्डर एरियाज हैं हर स्टेट के, वहाँ पर ये फल फूल रहे हैं। और हम जब आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल्स को तो पता पड़ता है कि यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अमूमन आदमी सवाल पूछता है कि साहब जब मैंने अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र किया है तो मेरा पैसा वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि या तो किसी अकाउंट में है, ऑनलाइन है, कैश तो दिया नहीं है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता पड़ता है कि जो वो बैंक अकाउंट है वो किसी वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले के नाम पर है, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे बैंक अकाउंट चल रहा है। अच्छा। सिम कार्ड है वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर है, उसको पता नहीं कि उसके नाम पे सिम कार्ड लिया हुआ है। जो मोबाइल फ़ोन है वो चोरी का है। अब बचा क्या उसके पास, उसकी लोकेशन ही है जो हमें मिल पा रही है। लोकेशन भी उसकी खुद की नहीं होती, लोकेशन भी वो बॉर्डर एरियाज़ पे रहता है। एक दिन मथुरा से कॉल करेगा, दूसरे दिन बगल में भरतपुर चला जाएगा, फिर गुड़गांव आ जाएगा। तो इस तरह से वो मूव करता रहता है। तो ना लोकेशन उसकी है, ना मोबाइल उसका है, ना बैंक अकाउंट उसका है, तो उसको पकड़े कैसे। अब मिलता है हमें से पैटर्न कि यार इस एरिया में से ऑपरेट तो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही नॉर्मल आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो उस पैटर्न के बेस पर पुलिस कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस इनकॉपरेट करती है, कुछ उनके खबरी होते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ से लड़के कुछ है ऑपरेट कर रही है। उसको लेकर हम अरेस्ट करते हैं उनको। जब अरेस्ट करते हैं तो हम उनको सजा कैसे दिलाएं, क्योंकि ना तो पैसा उनके नाम पे गया है, ना कोई भी चीज उनके नाम पे नहीं है, ना सिम कार्ड है, ना बैंक अकाउंट है। जब उनके नाम पे कुछ है ही नहीं और आप उनको पकड़ भी लोगे तो भी प्रोसिक्यूट कैसे करोगे, क्योंकि आपके सबूत तो है नहीं। सबूत क्या है आपके पास। तो आप देख रहे हो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। और ये जानना पब्लिक को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पुलिस को कितना भी, अब कई बार क्या होता है कि कुछ पैसा मिल जाता है, जैसे कुछ फ़ोन मिल गया, कुछ बैंक अकाउंट मिल गया, कुछ आधार कार्ड मिल गया, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई उनके पास जिसके बेस पे हमने केस कर दिया और उसके बाद उनको सजा भी हो गई। तो लेकिन बहुत बहुत कम लोगों को होती है। और उसके बाद उसको लिंक कर पाना कि ये बंदा ही इससे लिंक्ड है, यही कर रहा था ऑपरेट, बहुत एफर्ट लगता है। तो दूसरे का अकाउंट कैसे मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब जैसे सपोज कोई क्रिमिनल है। हाँ। एक तो आप देखेंगे तो जितने भी हमारे जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके गांव में आप जाएंगे ना तो वहाँ पर यही एक पूरा रैकेट चल रहा है। ये ऐसे नहीं एक दो लोग नहीं करते हैं। ये 1 लाख करोड़ का साल का क्राइम है अमूमन इंडिया में जो लॉस हो रहा है। सिर्फ यूके का मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको लगता होगा सिर्फ इंडिया ही इससे प्रभावित है। यूके में अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है 3 मिलियन पर डे पाउंड, 3 मिलियन पाउंड पर डे का नुकसान हो रहा है सिर्फ साइबर फ्रॉड से। हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे जो फ़ोन करके लूट लेना और व्हाट्सएप करके लूट लेना वो वाला। मतलब कि 1.2 बिलियन पाउंड साल का, 15,000 करोड़ के करीब होगा ये अमाउंट जो जा रहा है उनका। अब यही इंडिया में 1 लाख करोड़ के करीब, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उन गाँव में लोग कैंप लगा देते हैं ये क्रिमिनल्स कि भारत सरकार की सब्सिडी मिल रही है, उसमें अशोक का चिन्ह है, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो भी होगी कई बार, और ये कैंप चल रहा है।
और वो लोग आएंगे आधार कार्ड ले लेके अपना, उनका आधार कार्ड और अंगूठा लेंगे, उनके नाम से 3-3 सिम कार्ड इशू कराएंगे, बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, उनको 1000 रुपये 500 रुपये पकड़ा देंगे। उनको लगता है कोई ये सब्सिडी की स्कीम में लेके चले जाएंगे। अब एक ही व्यक्ति के नाम पे 3-3 सिम कार्ड इशू हो गए, एक बैंक अकाउंट बन गया है, वो बैंक अकाउंट इसी सिम कार्ड से लिंक कर दिया है और ये पूरा पैकेज 8-10 हज़ार में बेच रहे हैं। तो अभी आप देखोगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों में लगातार कभी 22,000 सिम कार्ड पकड़े गए प्री एक्टिवेटेड, कभी 1 लाख सिम कार्ड पकड़े गए। मतलब इस स्केल पे ये सिम कार्ड साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई किए जाते हैं, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके फिर यहाँ से सप्लाई होते हैं। तो साइबर क्रिमिनल को सब दिया जाता है, उसको दिया जाता है कि भाई ये बैंक अकाउंट है जहाँ पे पैसा लाना, ये सिम कार्ड है जो यूज़ करोगे, ये फ़ोन है, अब आप कहीं से भी कॉल करके लूटो, इस अकाउंट में डालो। और फिर दूसरा एक रैकेट होता है जो इस पैसे को बाहर निकालता है। हाँ। जैसे ही उस अकाउंट में पैसा जाता है विदिन 3 to 4 आवर्स वो पैसा इंडिया से बाहर निकल जाता है, या एक दिन के अंदर। यदि आपने बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया तो चांसेस है कि उस अकाउंट में पैसा मिलेगा ही नहीं। वो अकाउंट 1-2 हफ्ते के बाद बंद भी हो जाएगा, 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा, जब तक पुलिस पूरी प्रोसेसिंग करके उस तक पहुंचेगी, पता पड़ा पैसा भी नहीं है, अकाउंट भी बंद हो गया। अच्छा, इसका मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा। समझ लो कोई एक विक्टिम बनता है, उसके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो क्या प्रोसेस है, वो अपने पैसे वापस पा सकता है? क्या कोई चांस है? अगर है तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर आप बताएंगे उसको। देखिए, पैसा तो वापस आ सकता है, इसके लिए पहले 2-3 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। पहला एक्शन क्या लेना है, 1930 पे कॉल करना है। गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 24 घंटे का। उसमें आप सीधे सीधे बताएं कि भाई मेरे अकाउंट से फ्रॉडलेंटली पैसा निकल गया है, ये ट्रांजेक्शन आईडीज़ हैं, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद एक www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर दें। हाँ। उस पर भी सारे डिटेल्स दे दें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दें। बैंक को इन्फॉर्म करें कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है और इस अकाउंट को, इस ट्रांजेक्शन को रोका जाए, फ्रीज किया जाए, और ये कंप्लेन रिटर्न करें ताकि आपके पास एविडेंस रहे। क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर आप बैंक को कंप्लेन कर देते हो तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। ओके। बैंक 100% पैसा आपका लौटाएगा। 7 दिन के अंदर करते हो तो 50%, 21 दिन के अंदर करते हो तो शायद 25% लौटाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी वाला मामला होता है। तो जब आप, लेकिन होता क्या है, गलती तो आप ही की होती है, आपने 99% टाइम खुद ही कुछ ऐसा कर दिया गया होता है। अब आप एक चीज़ और मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी कोई गलती करता है उससे पहले एक और गलती हो चुकी होती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो इसलिए आप तुरंत मान लेते हो कि हाँ मेरी गलती है तो लायबिलिटी मेरी होगी, पर ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा और लॉ को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई कॉल आता है कि साहब इंश्योरेंस कंपनी से मैं बोल रहा हूँ और आपका ये प्रीमियम है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, ये आपका लास्ट डिविडेंड था, जो भी आपकी डिटेल देता है, तो आप उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हो। लगता है यार ये डिटेल किसी और के पास तो हो नहीं सकती, या मैं ट्राई से बोल रहा हूँ ये आपकी डिटेल है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या जो भी इंपर्सोनेशन हो रहा है डिपार्टमेंट का या एजेंसी का, उस से रिलेटेड कुछ डेटा आपको दिया जाता है, तभी तो आपने भरोसा किया। बिल्कुल। वो डेटा उन तक कैसे पहुंचा? इसका मतलब एक क्राइम ऑलरेडी हो चुका था जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, वो होता है डेटा ब्रीच। डेटा चोरी हुआ, इसलिए क्रिमिनल आप पे भरोसा बना पाया, इसलिए आपने वो गलती की। मैंने जो गलती की उसकी तो बात करते हैं लोग, पर जो डेटा ब्रीच हुआ उसकी कोई बात नहीं करता। तो गलती किसकी एक्चुअली? जिसने डेटा ब्रीच हुआ जहां से। तो लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए? उसकी। तो आप अभी भी कोर्ट में लड़ सकते हो, भले ही आपसे गलती करके हो गया। और इसी चीज को आधार बनाते हुए यूके में एक लॉ पास हुआ है अभी 7 अक्टूबर को। अच्छा, इसी में है उसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और ये देखना पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। लॉ ये कहता है कि चाहे आपकी गलती से पैसा निकले, चाहे आप इग्नोरेंस में दे दिया आपने, लायबिलिटी पूरी बैंक की होगी। बैंक को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपने बैंक पे पैसा रखा है तो इस ट्रस्ट के संग रखा है कि मेरा पैसा सेफ है। और पैसा यदि बैंक से बैंक जा रहा है तो बैंक पूरा ट्रैक करके रोक सकता है उसको। बैंक कैसे पल्ला झाड़ सकता है कि नहीं उधर गया था, मेरी जिम्मेवारी नहीं? अरे तभी तो बैंक में रखता हूं मैं पैसा, नहीं तो मैं किसी के घर में ना रख दूं। तो यूके ने बड़ा सही लॉ बनाया। उसने कहा कि चाहे आपकी, जैसे आपको तुरंत रियलाइज हो गया आपकी गलती है, आप बैंक को बोलेगा भाई मेरी गलती होगी लेकिन ये पैसा चला गया, लायबिलिटी पूरी बैंक की। 5 दिन के अंदर पूरा पैसा बैंक वापस करेगा, फिर सिर्फ 5 डेज में, 6वां दिन में नहीं लेगा। तो इंडिया में भी ऐसा लॉ बनना चाहिए। उसके बाद पूरे बैंक घबराए हुए हैं। मेरी नेटवेस्ट में मीटिंग हुई, लॉयड बैंक में मीटिंग हुई, टेलीकॉम ऑपरेटर के संग भी हुई, यूके में भी लास्ट वीक में वही था, और सबकी हालत खराब है। सबका ये कहना है कि यार ये तो फिर मिसयूज भी हो सकता है। किसी व्यक्ति ने खुद ही अपना पैसा थाईलैंड में अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दिया और कुछ खरीद लिया और कह रहे यार तो नहीं, अब तो मैं तो, मुझे तो करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर। अब मैं जांच करता रहूं वो बात अलग है, पर मुझे 5 दिन के अंदर पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये लॉ है और ये लॉ पास हुआ है।
आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी बैंक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए। बैंक का बहुत बहुत बच लिए, लोगों का लाखों करोड़ों जाता है सर, और जब एक गरीब आदमी का महीने भर की सैलरी या डिविडेंड प्रोविडेंट फंड सब चला जाता है ना, 50 लाख चला गया, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि सर मेरे पास जो था सब निकल गया सर, मैं तो सड़क पे आ गया हूँ, रोते हुए लोग आते हैं। और उसके बाद बैंक कहता है कि भाई हमें कुछ नहीं पता, पैसा कहाँ गया। अरे कैसे नहीं पता, गया तो बैंक अकाउंट में। हाँ। आप मुझे मनी ट्रेल दीजिए, आप मुझे बताइए किस अकाउंट में गया, वहां कितना रोका गया, कुछ पैसा आ सकता है, 5 लाख 10 लाख कुछ तो वापस आ सकता है, कुछ भी नहीं बताता बैंक। बैंक सिर्फ पल्ला झाड़ लेता है, गलती आपकी थी, आपने ट्रांसफर किया, हम अब कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, रिसेंटली ये केस भी एक है, मैं अभी बताऊंगा, मेरे ही कलीग हैं इधर ही, ये जागरण में ही। तो उसमें हुआ ये कि उसके भाई ने उसकी मॉम के अकाउंट में पैसे डाले और उसका भाई कुछ गेम खेला था, वहां से उसको पैसे आए थे, यहाँ पर डाले, इनकी मॉम का अकाउंट फ्रीज हो गया। अब इसमें इनकी मॉम का क्या गलती था कि इनका अकाउंट फ्रीज हुआ? अब आज भी वो परेशान है पिछले 1 महीने से। ये ज्यादा होता है। आप क्रिमिनल के अकाउंट फ्रीज कराने की कोशिश करोगे तो कम करा पाओगे। शरीफ आदमी का 2 मिनट में हो जाता है। हाँ। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि साहब मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, किसी ने 1000 रुपए डाल दिए थे, अब मुझे नहीं पता किसने डाल दिए। अच्छा, इसमें क्या गलती है? मुझे मेरा ये अकाउंट नहीं फ्रीज कर समझ दिया। में आया लॉजिक कि सपोज किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, इसमें मेरी गलती तो है नहीं, फिर मेरा अब अकाउंट मैं फ्रीज। बताता हूँ होता क्या है, गलती हाँ। क्यों है, पुलिस कैसे एक्शन लेती है। हाँ। होता क्या है कि आपको अचानक लालच दिया जाता है कि साहब ये देखिए आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए और कमा लीजिए, बड़ा आसान है। तो लेकिन 1000 रुपये लगाए तो वो 2000 अगले दिन वापस कर देता है आपको। हाँ। फिर आप 4000 लगाते हो तो शायद 6000 वापस कर देगा। तो वो जो अकाउंट से पैसा आ रहा है ना, वो जिस अकाउंट से आ रहा है वो फ्रॉड का अकाउंट है, ओके। पहली चीज। हाँ। और उससे पैसा आपको आ रहा है। हाँ। तो जब किसी फ्रॉड अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, उससे पैसा जहां जहां गया होगा वो सब लोग ब्लॉक कर देंगे। ये तो क्योंकि उनसे पैसा वापस चाहिए मुझे। हाँ। भाई मनी ट्रेल निकाली गई है ना, तो अब आपने भले ही 2000 ही लिया था, लेकिन उस चक्कर में आप भी लपेटे में आ गए। उसके बाद लुटते आप हो, आपका 5 लाख गया, उसके बाद वो कहां निकल गया वो आपको नहीं पता। पर चूंकि वो 2000 स्टार्टिंग में लालच देने के लिए आपको दिया गया था, उस चक्कर में आपका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, आपके पैसे भी चले गए और अब आप कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हो। अच्छा, बैंक सर्वर भी हैक हो सकता है? सर बैंक तो हैक होते ही है, होते हैं? ये तो कोई छुपी बात है ही नहीं। हाँ। आप दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक ही हैक होते हैं। पर कोई बैंक एक्सेप्ट कभी नहीं करता। अच्छा। क्योंकि बैंक एक्सेप्ट करेगा तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ। आप देखेंगे डार्क वेब पे आप जाइए, हाँ। तो आपको हर एक बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स मिल जाते हैं, हर लाखों में मिलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई 200 500 हजारों में। अब ये जो जब लाखों में डिटेल्स लीक हो रहे हैं तो इंडिविजुअल से तो जाएंगे नहीं, सर्वर से ही जाएंगे। तो इंडिविजुअल से कैसे कलेक्ट कर लेगा कोई? तो कहीं ना कहीं सर्वर से डेटा लीक होता है, जाता है और उसके बाद बिकता भी है और मिसयूज भी होता है। आपने देखा होगा लोगों का क्रेडिट कार्ड कहीं बाहर मिसयूज हो गया, वहां खरीदारी हो गई, तो होता ही है। तो कैसे, मतलब ये जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ऐसे कोई केसेस हो, एग्जांपल्स थोड़े से अगर आप बताएं कि किस तरह से हो रही है फ्रॉड? देखिए फ्रॉड तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 तरीके से होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्लोनिंग टू ल्यूरिंग यूज फॉर समथिंग। क्रिमिनल कभी भी आपकी डिवाइसेस हैक नहीं करता आप तक पहुंचने के लिए। क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करता है आपकी डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए। ये बात समझने की कोशिश करना। हमेशा हम सोचते हैं कि कोई हमें एंटीवायरस दे दो, कोई ऐसा टूल दे दो जो हम बस अब हमारा पैसा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो ट्विटर क्यों हैक होता? उसके पास एंटीवायरस नहीं था। सन लाइफ क्यों हैक होता? आप देखिए डोमिनोज क्यों हैक होता, हल्दीराम क्यों हैक होता? बिल्कुल। उनके पास एंटीवायरस नहीं था, फायरवॉल नहीं थे, राउटर नहीं थे। आप ऐसा क्या कर लोगे जो उनके पास नहीं था? या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज कंप्रोमाइज हो जाती। तो सोचने वाली बात है कि हमेशा कोई ना कोई इंसान की वल्नरेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है। और ये चीज क्रिमिनल को बड़े अच्छे से पता है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। तो चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजों में फंसा के आपको कहीं ना कहीं गलती कराएगा। यही गेम है सारा। वर्चुअल वर्ल्ड में इतना आसान इसलिए है क्योंकि आपसे दूर बैठा है आदमी, वो कैसे बिहेव कर ले, वो सॉफ्ट आवाज में बात करेगा, पहले तो बहुत प्यार से, अरे सर ऐसा है। तो पहले तो हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि यदि कोई बहुत सॉफ्ट और प्यार से आती है तो उसको ट्रस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। एक आदमी गुस्से में बात करे, भले ही वो सच बोल रहा हो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। पर झूठ बोल रहा है प्यार। दूसरा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं, रिपीट में बात करते हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग की, और हमारा दिमाग जो है ना एआई की तरह है। एआई का इंटेलिजेंस भी डेटा से बिल्ड होता है, हमारा इंटेलिजेंस भी डेटा से बिल्ड होता है। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहे, हम उस डेटा का प्रोडक्ट है। मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता, मैं कुछ और होता। बिल्कुल। कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता और जिंदगी भर बोलता आई एम अ प्राउड रोमानियन।
50 साल के बाद कोई मुझे बोलता है भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता है यार मैं हूँ कौन। तो चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन हूँ। तो भगवान बड़ा अच्छा आंसर देते हैं उसका, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन से पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। इस वक्त तुम अर्जुन क्रिएट किए गए हो। कैसे क्रिएट किए गए हो? तुम्हारा डेटा पॉइंट से, जो तुम्हें सराउंडिंग्स, वातावरण, चैलेंजेस मिले बचपन से लेकर, उस वजह से तुम अर्जुन बन गए। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो अर्जुन बन जाता। हम सब उस डेटा का प्रोडक्ट है। आपको जो सराउंडिंग्स मिली आप उससे बन, मैं उससे बन गया। मैं दरअसल कुछ और हूँ, असल में मैं कुछ और हूँ जो हम कभी सोचते नहीं। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यदि आपको बचना है साइबर क्राइम से तो यही है सोल्यूशन, जो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। इसलिए मैं एक थ्रेड छोड़ रहा हूँ कि जब तक मांडव उपनिषद पढ़ा नहीं है, दृष्टि दृष्टि विवेका का सिद्धांत, आप साइबर क्राइम से बच नहीं सकते। वो पहले सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अच्छा। बाकी आप करते रहो टेक्नोलॉजी यूज, क्योंकि प्रॉब्लम वहां है ही नहीं। प्रॉब्लम वहां होती तो आपको पता है ट्विटर जिसने हैक किया वो 17 साल का लड़का है, कोई पीएचडी नहीं है। तो 17 साल का लड़का कैसे कर सकता है जो कॉलेज नहीं गया? ये जितने भी आप बेस्ट हैकर्स देखोगे वो उन्होंने बेस्ट हैक तब किए जब वो टीनेज थे। तो इसको लिंक करने के लिए वी नीड अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट चैनल से बताऊंगा क्यों ऐसा होता है कि टीनेज बच्चे सबसे बड़े हैकर निकलते हैं और जो पढ़ लिख जाते हैं वो नहीं कर पाते, उनका दिमाग करप्ट हो चुका होता है। अच्छा, अभी ये मोदी जी जिक्र कर रहे थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे, उससे कैसे बचे, उसकी टेक्निक की बात कर रहे हैं हाल ही में। मैं जानना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट के कैसे कैसे केसेस आपने देखे हैं, वो थोड़ा सा बताइए, और इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई कैसे बचे कि मतलब उस फ्रॉड में ना फंसे। देखिए, फ्रॉड में ना फंसने का तो सिंपल तरीका है जीरो ट्रस्ट मॉडल। अभी क्या है, लोगों को पता नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है। हाँ। कोई भी डिपार्टमेंट, कोर्ट कैसे काम करती है, कभी गए नहीं है कोर्ट कचहरी, पुलिस से आदमी बचता रहता है। बिल्कुल। तो आपको अचानक से कॉल हो जाता है तो आप डिफॉल्ट ट्रस्ट कर लेते हो उस पर, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्रिमिनल भी क्या करता है, सीधे पुलिस से कॉल नहीं करता। अब उन्होंने उस पूरे प्रकरण में 6-7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको लगता है यार 6-7 लोग थोड़ी ना झूठ हो सकते हैं। आपको पहले एक IVR कॉल आएगा जो प्री रिकॉर्डेड कॉल होता है कि आपका कोई कुरियर कहीं रुक के फंस गया है और उसकी वजह से सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, प्रेस 9। वो आपसे ही 9 प्रेस कराएगा। अब आप 9 प्रेस करोगे, आप ही ने प्रेस किया है तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अब वहां से बोलेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओगे प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं बोल रहा है। आप देख रहे हो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपको वो कोई कुरियर हमारा आया हुआ है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपका कुरियर, रुकिए देखते हैं हम, रुकिए, टक 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 कुछ आवाज आएगी। अब आपको लग रहा है आपने रिक्वेस्ट किया, वो बेचारा आपकी हेल्प कर रहा है। पहले तो ये मोड ये हो गया कि उसने आपको ट्रैप नहीं किया। अब वो बोलेगा हाँ जी हाँ एक कुरियर तो है और लेकिन इसके खिलाफ तो FIR हो रखी है। अच्छा FIR तो आपको नोटिस नहीं आया अभी, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप तक पहुंचा नहीं। अब आपकी थोड़ी सी हालत नहीं सर कुछ नहीं आप टेंशन, अरे नहीं तो आपके तो सिम कार्ड 4 जगह और यूज हो रहा है, आपके सिम कार्ड से लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। सो 2-3 तरीके हैं, या तो सिम कार्ड का थ्रेट दिखाएंगे या आपका कुरियर दिखा देंगे, कुरियर में ड्रग, MDMA और पासपोर्ट वगैरह मिले हैं और उस वजह से आप पे इंक्वायरी चल रही है। दोनों तरीकों से आप डर जाओगे कि साहब मैं तो ऐसा करता नहीं, मैंने तो कुरियर भेजा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। पहले वो आपकी हेल्प करेगा, तो आप पहले तो उसके पॉजिटिव होगा सपोर्ट में। मैं आपको एक काम करता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको सिर्फ बता देना कि आपने नहीं भेजा है, स्टेटमेंट दे देना, क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ साहब थैंक यू सो मच। वो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा। आप देख रहे हो कैसे गेम बनाया जा रहा है। मुंबई क्राइम, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब सर कोई कुरियर, आप ही बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है। मुंबई क्राइम ब्रांच आपसे नहीं बोल रहा है, सर वो हमारा कोई कुरियर था, आप बोल दिए हमारा कोई कुरियर था। क्या मेरे सिम कार्ड मिसयूज हुआ है, आप ही बोल रहे हो सब कुछ। हाँ समझ रहे हो कि आपको दिमाग में भर दिया गया कि ये एक प्रॉब्लम है जो आपसे हुई है। अब मुंबई क्राइम, अच्छा ऐसा है क्या, देखते रहो। अरे आपके तो 21 FIR हो रखी है आपके खिलाफ, वो जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें भी आपका नाम है, ये इसमें भी आपका नाम है, CBI भी आपको इंक्वायर कर रही है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अब आपकी हालत खराब, तो ठीक है आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस भेजना, हम ऐसा करते हैं। नहीं नहीं सर ऐसे कैसे अरेस्ट, अब लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी, एजेड लोग हैं, वो तो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाए या डिजिटली अरेस्ट हो जाए। तो आप फिजिकल अरेस्ट होना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं? अच्छा तो डिजिटल अरेस्ट क्या होगा, कि उसमें हम डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे आपको, आप अपने घर में ही रहना। हाँ। पर विल बी इन टच ऑनलाइन। हाँ साहब डिजिटल अरेस्ट ठीक है। अच्छा ऑप्शन आप ही ने सेलेक्ट किया है। हाँ। आप ही ने, जबकि डिजिटल अरेस्ट की कोई चीज ही नहीं है मार्केट में, पर आपने सेलेक्ट किया ना, तो आप उसमें कन्विंस हो गए कि मैंने तो सेलेक्ट किया, उसने थोड़ा मुझे फोर्स किया। डिजिटल अरेस्ट ठीक है, तो फिर आप एक फोन खरीदे नया,
उसमें स्काइप इंस्टॉल कीजिए, उसमें ये वाला हैंडल से वीडियो कॉल आएगा आपको, वो आएगा, कनेक्ट कीजिए। अब ये कॉल आप काट नहीं सकते, अब आप डिजिटली अरेस्टेड हैं। और ना आप चाहे वॉशरूम जाएं चाहे कहीं जाएं, कैमरा ऑन रहेगा आपका, परमिशन लेके जाएं, 5 मिनट लिए सर, 2 मिनट लीजिए कैमरा, और किसी से बताएंगे नहीं आप कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं। यदि आपने किसी को बताया कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, तुरंत आप अरेस्ट कर लिए जाओगे फिजिकली, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप डिजिटली अरेस्ट नहीं हो सकते। और ये इस हिसाब से कन्वे किया जाता है कि फिर एक लेवल आता है कि आप 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कहे सर मुझे ऑफिस जाना, छुट्टी लो घर की, ऑफिस के, बोल दो कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो। आप ऑफिशियल लेटर डाल देते हो कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। इतना बड़ा आप समझ रहे, इतना कन्विंस हो चुके हो। फिर आपसे कहा जाएगा कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, हमें लग रहा है कि फ्रॉड से आपने कमाया है और आपका ड्रग व्रग मिला था या जो भी है, तो पहले तो आप ये सारा पैसा आरबीआई के अकाउंट में डाल दीजिए। तो एक अकाउंट नंबर देंगे, इसमें डाल दिया सारा पैसा। यदि आप क्लीन निकले तो पैसा वापस हो जाएगा 21 दिन के अंदर, तो अब तुरंत ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको 8 घंटे का ब्रेक दे देंगे, मतलब ऐसा कुछ रिलैक्स भी देंगे। मतलब आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको टॉर्चर भी कर रहे हैं, और आपको ऐसे घुमा के रखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब फेक है। एंड दिस कैन लीड टू 7 days 10 days। जो लोग अरेस्ट रहे, और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन 7 करोड़ दे दिया, कोई बड़े बड़े एमएनसीज के सीनियर वीपीज 3.7 करोड़ दे दिया, लॉयर्स जिसने अपने कपड़े उतार दिए। वो कहते हैं कि सर आप ड्रग लेते हैं, आप लेती हैं, तो आपको एक फिजिकल इंटरोगेशन होगा जिसमें बॉडी पर निशान देखे जाएंगे, तो मैं लेडी कांस्टेबल भेज देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तो एक काम कीजिए, कैमरे पे आप कपड़े उतार दीजिए, हम देख लेते हैं। तो कैमरे पे कपड़े उतारा, लेफ्ट घूमिए राइट घूमिए, और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और उसके बाद जब उसने पैसे दे दिए तो फिर वो वीडियो भेज के उसको थ्रेटन किया। तो आप देख रहे हो कि ये चक्र जो है इतना खतरनाक तरीके से चलता है कि आप एक बार ट्रैप हुए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हर दिन कम से कम 100-150 केसेस तो ऑफिशियली रिकॉर्ड हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। लॉटरी के नाम पे भी स्कैम हो रहा है, नौकरी के नाम पे भी स्कैम हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मतलब अवेयर क्यों नहीं हो पा रहे, ये चीजें थोड़ा सा कमाल की बात है सर। हर दिन पेपर में आप देखिए, हर दिन टीवी पर डिजिटल अरेस्ट पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हाँ। बातें हो रही हैं, रेडियो पे मैं शो करता हूँ। और मैं 1 साल पहले डिजिटल अरेस्ट का केस सुनाया था मैंने, हाँ। 1-1.5 साल पहले पहला केस। और आज भी जब मैं देखता हूँ कि मेरी सोसाइटी से कोई आता है, सर 50 लाख दे दे, तो मेरा तो यार क्या मजाक है। ये इतना बड़ा देश है कि इसमें आप कितनी भी अवेयरनेस फैला दें, कोई ना कोई लोग रह ही जाएंगे जिनको नहीं पता, और वो टारगेटेड होंगे। पर कमाल की बात यह है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास सबका डेटा है, वो सबको कॉल कर रहे हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को कॉल आ चुका होगा आईवीआर का कि वो कुरियर आपका फंसा हुआ है। हाँ। तो आप सोच रहे हो सिस्टम सपोर्ट कितना ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन लॉटरी वाला कॉल आता है, मुझे तो कितनी बार आ गया कि आपकी लॉटरी लग गई, लेकिन आपको कुछ प्रोसेस इनिशिएट करने होंगे, तो आपको उसका जो गिफ्ट है आपको ये इतने रुपए मिले। तो हालांकि हम लोग इग्नोर कर देते क्योंकि पता है ये चीजें है नहीं। तो अरे मैं आप इग्नोर कर देते हैं। केबीसी की एक वीडियो आता था कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई, हाँ। जिसमें अमिताभ बच्चन की फोटो है, केबीसी का लोगो है, 25 लाख लिखा है और पैसे ऐसे दिख रहे हैं। वीडियो चलेगा तो पैसे बैग में दिखाई देंगे। हाँ। और उसमें एक बंदा बोलता था कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो 25 लाख के लिए आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 25 लाख आपके अकाउंट में 2 दिन में आ जाएंगे, तो 25 लाख के लिए आपको ये करना होगा, तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 बार बोलेगा उसमें। मतलब आपको लगेगा ये 25 लाख बोल बोल के चाट क्यों रहा है। वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन आया, सांसद का, अमित जी मेरी 25 लाख की लॉटरी लगी केबीसी की। मैंने कहा मैडम कॉल मत कर देना, कल टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बन जाएगी। क्या कर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे हो ना, आपकी सिक्योरिटी सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपके घर में पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ, उनमें से किसी ने भी ट्रस्ट कर लिया तो आप गए। वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है, मतलब फैमिली के किसी, यार दूसरा तरीका चल रहा है एआई, हाँ, क्या है जो बड़ा मैनेस है। कैसे आप ही की आवाज में, आप ही के नंबर से आप ही के घर वालों को कॉल आ जाएगा, और उस पहले कॉल आएगा कि मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ। पहले तो आपके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं, वो बता देते हैं कि साहब फलानी जगह से, नोएडा से बोल रहा हूँ, हाईवे पे वो लड़का मिला, या उस रेप केस में फंस गया है वो लड़का, या उसके खिलाफ उसके ड्रग मिली है उसके पास, कोई भी एक चार्ज लगा के, और उसको जेल ले जा रहे हैं, लीजिए बात कर लीजिए। वो बात कराएंगे तो उसमें आप ही की आवाज़ में आप थोड़ा सा व्यथित सुनाई दोगे, हाँ। फैमिली मेंबर को कि आप परेशान हो, घबराए हो, तो लोग घबरा जाएंगे, अरे यार इसी की आवाज़ थी। अब उनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अब आप वो पुलिस वाला थोड़ी देर बाद बोलेगा कि ऐसा करो, फिर इसको थोड़ा बाहर सुलटा लेते हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कि
अभी इनका कैरियर है और ऐसा वैसा, खुद ही वो एक ऑप्शन देगा आपको, इस अकाउंट में इतना डाल दो, 3 लाख डाल दो, 2 लाख डाल दो, फटाक से आदमी डाल देता है। हाँ। उसके बाद आप चेक करते हो कि भाई ये तो फ़ोन बंद था या तो पॉडकास्ट में बैठे थे मोबाइल बंद था। एआई इतना खतरनाक है। बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा। क्या मतलब थोड़े से केसेस बताएंगे अगर एआई से जुड़े हुए कुछ केसेस अगर आपकी नजर एक हांगकांग की कंपनी है जिसके 26 मिलियन निकल गए सिर्फ डीप फेक के थ्रू। एक हैदराबाद का केस आया था मेरे पास, उसमें एक अकाउंटेंट को शाम को 6 बजे ईमेल आई कि उसको सीएफओ सीईओ के संग वीडियो कॉल करनी है। तो वो निकल रहा था ऑफिस से, शाम के 6 बज रहे थे, उसके घर में कोई इवेंट था, तो वो निकला टैक्सी से, उसने ज्वाइन कर लिया मोबाइल से। तो सीईओ है, सीएफओ एक और बंदा है, तीनों डिस्कस कर रहे हैं। तीनों डिस्कशन करके बोला कि इस वेंडर को ये 2 मिलियन का पेमेंट कर दीजिए, अभी आपको ईमेल भेजते हैं। थोड़ी देर बाद सीएफओ की ईमेल से एक ईमेल आ गई इसको, और उसने पेमेंट इनिशिएट कर दिया। ऐसा वीक में 2 बार हुआ। फिर सीएफओ ने एक दिन बुलाया कि यार ये पैसा कहाँ भेज रहे हो तुम? कह सर आप ही ने तो बोला था। नहीं मैं तो नहीं बोला। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपने वीडियो कॉल पे आके सब डिस्कशन किया। कौन सी वीडियो कॉल? बोले रे 2 बार वीडियो कॉल हुई है। बोले कोई वीडियो कॉल नहीं हुई। अब वो पुलिस के पास आ गया केस, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो बंदा कह रहा है सर ये तीनों लोग थे, तीनों ने डिसाइड किया था, मैं कैसे ऐसे कोई कॉल ले लूंगा? और इन्होंने मेल भेजी है। अब वो मेल देखी तो पता पड़ा स्पूफ ईमेल है। स्पूफ ईमेल क्या होती है? मैं आप ही की ईमेल से किसी को ईमेल कर सकता हूँ यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है तो। अच्छा। किसी के भी ईमेल से किसी को भी ईमेल किया जा सकता है, किसी के भी नंबर से किसी को कॉल भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। एक व्यक्ति है जो तिहाड़ जेल में बंद है अभी, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करते थे। तो अभी ये टेक्निकल वल्नरेबिलिटी है, ये प्रॉपर पॉसिबिलिटी है जो क्रिमिनल यूज करते हैं। ये कमजोरी है इनहेरेंटली सिस्टम में कि किसी के भी नंबर से कॉल किया जा सकता है। उसके लिए एक सिस्टम सेटअप बनाना पड़ता है, पर वो हो जाता है। अच्छा, मेरे नंबर से आपको आप ही का नंबर आएगा। एक सीएम साहब थे, उनका मुझे कॉल आया, कहते हैं अमित जी मुझे मेरे ही नंबर से कॉल आ रहा है। मैंने कहा सर मत उठाना। बाप ऐसा भी होता है। तो किसी के भी नंबर से कर सकते हैं। अभी डीजीपी यूपी के नंबर से कॉल जाते थे लोगों को, और काफी सालों से हो रहा था। 1-2 बार पकड़े भी हमने लोग, लेकिन वो हो जाता है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि संभव है। आपको आप ही के किसी परिचित के व्यक्ति के नंबर से कॉल आएगा और उसी की आवाज में आएगा, तो फिर आप नहीं डिनाई कर पाते हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आपने करना क्या है, आपको तुरंत कॉल बैक करना है। मैं आपके नंबर से इनको कॉल तो कर सकता हूं, रिसीव नहीं कर सकता। यदि कॉल बैक करेंगे तो आप ही रिसीव करोगे। मैं आपके ईमेल से इनको ईमेल कर तो सकता हूं, ईमेल रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा, शायद ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसे कुछ कॉल्स आए जिसको मैं कॉल बैक किया तो कॉल लगा ही नहीं। वो तो खैर कभी लगा ही नहीं। वो इसलिए लगा क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो आपको उसमें कॉल रिसीविंग फैसिलिटी हो। या तो वो व्हाट्सएप पे ही कॉन्फ़िगर कर रखा होगा उसने, नॉर्मल कॉल नहीं चला रहा होगा, या वो पीबीएक्स जनरेटेड कॉल होता क्या है, एक वेब सर्वर पहले सेटअप करते हैं, फिर एक्सचेंज, और उसके थ्रू वो कॉल नॉर्मल नेटवर्क पे डिलीवर किया जाता है एक एक्सचेंज के थ्रू। तो उसमें कॉलर आईडी वो जो चाहे चेंज कर सकते हैं। तो उस समय फिर कॉल बैक करोगे तो वो नहीं उठेगा। अच्छा, ओटीपी से रिलेटेड बहुत फ्रॉड आते हैं। सब लोग कहते हैं मैं एक लिंक आया मेरे पास, मैंने जस्ट सिर्फ क्लिक किया और मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पैसे गायब। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा जिससे आप इस तरह के फ्रॉड से बचोगे। बिल्कुल। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि फ्रॉड होते कैसे। एक ऐप है मोबी आर्मर करके, वो प्ले स्टोर, मोबी आर्मर, MOBIARMOUR, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी। इसमें जितने भी अटैक वेक्टर्स हैं ना, क्रिमिनल जिस तरीके से आपसे पैसे निकाल सकता है, उसको ब्लॉक किया गया है। जैसे कि सबसे पहला अटैक वेक्टर है QR कोड, फिर है लिंक, फिर है ऐप, और फिर है OTP। ये 4 ही हैं, या फिर 5वां वाईफाई। ये 5 इसमें टेकन केयर। QR कोड क्या होता है सर? आप बहुत तरीके से QR कोड यूज़ करते हैं। आप मेन्यू कार्ड हो रेस्टोरेंट का, उसमें भी QR कोड है, विजिटिंग कार्ड है तो QR कोड है, वाईफाई कनेक्शन है तो QR कोड है, मूवी टिकट है तो QR कोड है, बोर्डिंग पास है तो QR कोड है, एडवर्टीजमेंट है तो QR कोड है, ऐप है तो QR कोड है। मतलब आप QR कोड इतनी जगह यूज़ कर रहे हो, तो आपको कैसे पता है QR कोड सेफ है क्या अनसेफ है? तो अभी लास्ट वीक ही बेल्जियम में एक लेडी के 5,000 पाउंड निकले QR कोड फ्रॉड जिसको बोलते हैं। यूके में भी निकल रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, पार्किंग लॉट में QR कोड के थ्रू ही पेमेंट होता है। तो आपने QR कोड किया तो उसमें प्री डिफाइंड पेमेंट निकल जाता है, तो आप कर देते हो, ध्यान नहीं देते कि कितना निकल रहा है उससे। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जो पर्ची मिलती है आपको, वो आप गाड़ी में लगा देते हो कि भाई 2 घंटे की मैंने पार्किंग दे दी है, 1 घंटे की दे दी है। तो वहाँ लोगों ने पार्किंग दिन भर जो दी वो किसी और अकाउंट में चली गई, किसी ने वो QR कोड चेंज कर दिया था तो उसके अकाउंट में जा रही थी। तो इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। ये जो ऐप है मोबी आर्मर, इसमें QR कोड स्कैनर है।
ये क्यूआर कोड जब भी आप कोई डाउट हो जाए या नॉर्मली भी आप इससे स्कैन करें, ये उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, अलग जगह पर एक कंटेनराइज प्लेटफॉर्म उसमें रन करेगा, उसको देखेगा ये सेफ है अनसेफ है, ये आपका डेटा तो नहीं चुरा रहा, ये कुछ मैलवेयर तो इंस्टॉल नहीं कर रहा, फ़ोन तो हैक नहीं कर रहा, कैमरा एक्सेस तो नहीं ले रहा, या पेमेंट तो नहीं निकाल रहा, और आपको बता देगा ये सेफ है अनसेफ है। यदि ये पेमेंट के लिए है तो कितना पेमेंट निकाल रहा है या किस अकाउंट में जा रही है, डिटेल आपको मिल जाता है। वो तो वैसे भी यूपीआई ऐप में मिलते हैं, लेकिन जब आप वेरिड पर्पस से यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि यार ये पर्पस तो मेरा था एडवर्टीजमेंट का, निकाल रहा पेमेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में आप इससे स्कैन करेंगे तो आपको बता देगा नहीं नहीं ये तो पेमेंट के लिए है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे और रेड बता देगा आपको। इसी तरह लिंक बेस्ड फ्रॉड होते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी कॉन्सर्ट कुछ दिल्ली में चल रहे थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो, लाखों लोग लुट गए। आया साहब की टिकट मिल रहा है फलाने सिंगर का, इसका उसका, और दलजीत दोसांझ का, तो मुझे आया 150-200 कॉल ईमेल तो मुझे आ गया कि साहब वो हमने 5,000 वाला टिकट था वो मिल रहा था, बुक कर दिया था और वो अभी ईमेल ही नहीं आ रही है, तो वेबसाइट देखो तो फ्रॉड है। अच्छा, लाखों भी दे दिए लोगों ने, क्योंकि उसमें डिस्काउंट के नाम पर महंगे टिकट भी थे, तो वो भी लुटे लोग। तो ऐसे में क्या होता है सर, लिंक बेस्ड फ्रॉड एक तो ये तरीका है। अभी दिवाली आ रही है तो ई कॉमर्स लिंक बन जाएंगे, यही अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर एक का क्लोन वेबसाइट बन जाएगी, कुछ 1-2 लेटर ऊपर नीचे करके फ्लिपकार्ट इंडिया myflipkartindia.co.in या कुछ ऐसे करके कुछ बना देंगे, वैसे ही वेबसाइट होगी, वही सब कुछ होगा और लोग आईफोन खरीदेंगे और लुटेंगे या जो भी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखें कि कोई भी लिंक जब आप यूज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, चाहे होटल बुक कर रहे हैं तो होटल के भी क्लोन लिंक हैं, सिंगापुर का क्रूज बुक कर रहे हैं उसके भी आप गूगल करते हो, जो लिंक मिलता है आप उस पर बुक कर देते हो, फिर आप लुट जाते हो। हेलीकॉप्टर बुक करते हो केदारनाथ का, जो लिंक दिखा बुक कर दिया, फिर लुट गए, बहुत लोग लुटे पिछले ही केदारनाथ उसके विजिट के टाइम पे। तो क्या करना है, लिंक स्कैन करना है। कोई भी लिंक जब आप यूज़ करो और आपको डाउट हो जाए यार ये गड़बड़ लग रहा है, तो स्कैन कर लेता है। तो इसके लिए मोबी आरएमआर में लिंक स्कैनर है। आप लिंक स्कैन करोगे, वो 16 डिफरेंट ब्राउजर में उसको रन करता है, देखता है उसका बिहेवियर और आपको बताता है कि ये आपका डेटा चुराने आया था सेम, या आपका पेमेंट भी निकाल सकता है, या ये लिंक क्लोन्ड लिंक है, ये ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो बना 2 हफ्ते पहले, डेट बताएगा ये 2 हफ्ते पहले क्रिएट है, 1 हफ्ते पहले क्रिएटेड है। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होंगे ना, वो हमेशा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले वेबसाइट बनाएंगे, वो 6 महीने 1 साल पुरानी उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि वो टेक डाउन हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और रेड ग्रीन करके बता देगा कि इस पर भरोसा ना करें। तो चाहे क्यूआर कोड आप यूज़ करें, लिंक करें, ऐप, लोग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं फिर लुट जाते हैं। किसी ने कहा लिंक भेजा, ऐप इंस्टॉल कर ली। तो कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ये फटाक से ये ऐप मोबी आरएमआर आपको बता देगा कि ये सेफ नहीं है। और ये प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल करोगे तब भी बता देगा, क्योंकि कई बार प्ले स्टोर पे भी अनसेफ ऐप होती है। टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, ये वो ऐप हैं जो प्ले स्टोर पर हैं, लेजिट ऐप हैं, इनसे लुटते हैं लोग। पहले ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर स्क्रीन शेयर हो जाता है, लुट जाते हैं। गेम्स जितने हैं उनसे लुट जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। लोन ऐप्स आती थी, आपको याद होगा, लोन ऐप से लोग लुटे। लोन ऐप्स की वजह से लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। भोपाल में एक पूरी फैमिली, 5 लोग थे घर के, सब ने सुसाइड कर लिया लोन ऐप्स की वजह से, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पिक्चर्स चली गई, क्रिमिनल उसको लेकर मॉर्फ इमेजेस बना के उनके बच्चों की, उनके रिलेटिव्स को भेजने लगे, नेकेड और ऑब्सीन पिक्चर्स। वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो आपको ये मोबी आरएमआर बता देगा कि भाई ये जो भी आप लोन ऐप्स या गेम इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वार्निंग दे देगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा कि ये गेम मैं अलाउ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, इसमें मल्टी चैट फैसिलिटी है, ये बच्चा गलत लोगों के संपर्क में आ जाएगा। क्योंकि गेम के अंदर बच्चा अननोन लोगों से बात कर रहा है, आपको क्या पता, उसको तो लगता है सारे बच्चे हैं, पर गेम में सारे बच्चे नहीं होते हैं, गेम में क्रिमिनल होते हैं, काफी सारे क्रिमिनल भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गेम के थ्रू वो लोगों के फोन हैक कर सकते हैं। जो सीधे सीधे आपको लिंक भेजेंगे, आप भले ना क्लिक करो या इंस्टॉल ना करो, पर एक बच्चे को भेजूंगा मैं, गेम के अंदर आजकल चैट फैसिलिटी होती है, रोब्लॉक्स गेम है, पबजी है, सबके अंदर चैट फैसिलिटी होती है, तो उसमें अननोन लोगों से बात करने लगते हैं। हमारे तो क्रॉस बॉर्डर लोग आना शुरू हो गए पबजी की वजह से। पबजी तो काफी, तो ये इतना खतरनाक है कि आप किसी, चलो ये तो बड़ा बच्चा था, लेकिन यदि 12, 13, 14 साल का कोई बच्चा है और उसको कोई 50 साल का, 45 साल का आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो फंस जाएगा। वो तो सब कुछ कर लेगा जो वो कहेगा, और उसके बाद पैसे भी निकल जाते हैं। तो क्या मोबाइल भी हैक हो सकता है? मोबाइल ऐसे ही हैक होते हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मोबाइल कोई रिमोटली बैठ के रॉकेट साइंस से हैक नहीं करता, वो आपका दिमाग कंट्रोल करता है। मैंने आपको एक लिंक भेजी, आपका फोन, मान लो आपका बच्चा गेम खेल रहा है, मैंने उसको एक लिंक भेजा, उसने क्लिक किया, उससे मुझे आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, एक लिंक है privacy.net/analyzer। उसको आप क्लिक करेंगे
नीचे पेज के नीचे स्टार्ट टेस्ट बटन बनाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा डिटेल चुरा के आपको दिखा देगा, जिसमें आपका लोकेशन, जहां आप रह रहे हो वो, आपका फ़ोन का टाइप, सिम कार्ड का टाइप, ब्राउज़र कौन सा है, बैटरी का कितना स्टेटस है, बहुत सारी डिटेल, रेजोल्यूशन क्या है, सब बता देगा। अब किसी बच्चे को वो लिंक भेजी गई, उसने क्लिक किया और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कोई भी लिंक पढ़ सकता है। एनी लिंक दैट यू क्लिक कैन रीड एटलीस्ट दिस इन्फॉर्मेशन विदाउट योर परमिशन। अब वो बच्चे को बोलेगा, अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज करते हो। बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, अबे इसको कैसे पता। हाँ, एग्जैक्टली। और ये मैं कैसे नहीं पता कर सकता, क्या मुझे भी सिखाओ। हाँ तो सिंपल है ना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। क्या हुआ, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसे ही होता है। क्या डिवाइसेस जो होते हैं चार्जिंग केबल से भी हैक होते हैं? इसको बोलते हैं जूस जैकिंग बोलते हैं उसको। हाँ, वो क्या है, मतलब कैसे? उसमें क्या होता है, जो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं, उसके पीछे एक डिवाइस लग जाती है, हाँ, जो मिलती है कमर्शियल मार्केट में, वो सक कर लेती है, पूरा डेटा खींचती है आपका। तो इनक्रिप्टेड होगा तो इनक्रिप्टेड कॉपी कर लेगी, यदि कई बार अनक्रिप्टेड डिवाइसेस भी हैं कुछ चाइनीज फोन में, तो वो भी कॉपी हो जाता है। अलग अलग लेवल का डेटा कॉपी करते हैं, लेकिन ये रिस्क रहता है और ये बहुत हुआ। अच्छा, हुए ऐसे केसेस? बहुत सारे केसेस हुए, कॉर्पोरेट फ्रॉड भी हुआ ऐसे कि टारगेटेड अटैक होते हैं, जिसमें लोगों को टारगेट किया जाता है और फिर उनको जूस जैकिंग के थ्रू उनका फ़ोन का डेटा निकाल लिया जाता है। अच्छा, आपने वेबसाइट की बात की, फ्रॉड वेबसाइट की, तो मैं जानूंगा कोई मतलब तरीके और भी हैं क्या कि कोई वेबसाइट फ्रॉड है या नहीं, वो कैसे पहचानना है, उसके कुछ तरीके हों? देखिए, तरीके तो जो होते हैं वही तरीके ये मूवी आर्मर यूज़ करके और थोड़ा एआई यूज़ करके बता देता है आपको। वरना आप सबसे पहले तो उसका ये देखते हो कि वेबसाइट क्रिएट कब हुई, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो HTTP है, HTTPS है कि नहीं है। वरना आजकल क्रिमिनल HTTPS भी यूज़ करते हैं, इसलिए वो तरीका इतना चलता नहीं। फिर आप देखते हो कि जो नेम है, जैसे जो ऑथेंटिक नेम है उससे मिलता जुलता ही होगा वो, तो लेटर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ऊपर नीचे देखेगा। फिर नॉर्मली जो उनके एक्सटेंशन होंगे बड़े अजीब से होंगे, XYZ या ऐसे वाले एक्सटेंशन जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते, है ना, वैसे भी होता है। .in भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्हें मिलेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखें तो आप सुपरफिशियली भी देख सकते हैं, बट कंफर्म तरीका तभी जब उसको आप स्कैन कर लें। स्कैन करेंगे तो उसके अंदर कोई मैलवेयर भी है ना, तो भी पता पड़ जाएगा कि हो सकता है वो सब कुछ ऑथेंटिक लग रही है और सब जो आपके जो पैरामीटर है वो फिट हो रहे हैं, पर उसके अंदर मैलवेयर है। अभी कई सारे लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक कर लेते हैं, उसके अंदर मैलवेयर डाल देते हैं। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो मेनू कार्ड एक्सेस करने के लिए एक्सेस करते हैं, और रेस्टोरेंट वालों को लगता है कोई हमारी वेबसाइट क्यों हैक करेगा, तो उनकी वेबसाइट सिक्योर होती ही नहीं है। ओके। तो क्रिमिनल क्या करते हैं, उनको पता है कि रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, रिसोर्ट, होटल, इनकी वेबसाइट हैक करो, क्योंकि ये लोग बेसिक सिक्योरिटी चेक भी नहीं रखते, और उसमें मैलवेयर प्लग इन कर दो। आप वेबसाइट खोलते ही हो, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा खोली जाती हैं, आपके मोबाइल में ब्राउज़र वो मैलवेयर आ जाता है। तो आप एक लेजिट वेबसाइट भी खोलें तब भी मैं चाहूँगा कि आप स्कैन करें, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले ने की है, और फंस जाओगे आप, पैसा आपका निकलेगा क्या, मैं भी बता देता हूँ। आपका सारा ऑटोफिल डिटेल निकल जाएगा। आप लोगों को पता होगा ऑटोफिल क्या होता है। जब आप कोई मोबाइल से फॉर्म भरते हो तो उसमें नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह सब होता है। ये आपके ब्राउजर में सेव होता है, एक लिंक पे वो निकाल सकता है सारा डेटा। फिर आप कहते हो कि यार मेरी डिटेल कैसे थे क्रिमिनल के पास, क्योंकि इससे पहले आप एक लिंक क्लिक कर चुके थे किसी बहाने से, कि इज दिस यू इन दिस वीडियो, कर लिया क्लिक। इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, कर दिया क्लिक। इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, कर दिया क्लिक। किसी बहाने कोई लिंक क्लिक किया होगा, उससे आपका डेटा गया है। बिल्कुल। अब उसको ओटीपी चाहिए सिर्फ, तो जो फाइनल 5वां हमने QR कोड देखा, हमने लिंक देखा कि लिंक भैया स्कैन कर लो, उसके लिए भी मूवी आर्मर है, और ऐप स्कैन भी कर सकते हैं मूवी आर्मर के थ्रू। चौथा 5वां OTP थ्रेड, तो OTP सिक्योरिटी भी देता है मूवी आर्मर। वो एक क्लिक पर आपके वो सारे प्रोविजन ब्लॉक कर देगा फोन के, जिसके थ्रू OTP निकल सकता था। पर वो OTP निकलता कैसे, जरा ये जानते हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले गुड़गांव में लगातार डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए। अच्छा। पहले एक डॉक्टर का मुझे कॉल आया, साहब मेरा व्हाट्सएप चला गया। एक बार हैक हो गया ना तो फिर 7 दिन लगते हैं रिकवर करने में ऑफिशियली, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही वो व्हाट्सएप हैक करता है क्रिमिनल, उस पर वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देता है। वो यदि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देगा तो आप अपना खुद भी व्हाट्सएप रिकवर नहीं कर पाओगे। अब ये होता क्या है 2 फैक्टर, पहले ये जान लीजिए और ये कर लीजिए। हर किसी के लिए रिकमेंडेशन है मेरी कि हर एक का व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए, नहीं है तो आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा। और आप
व्हाट्सएप को तो ऐसे यूज़ करते हो कि मेरा प्राइवेट डेटा है और उसके पर्सनल चैट हैं और हम उसको नहीं शेयर कर सकते किसी से, तो इसलिए रिस्क बहुत बड़ा है। गलती से भी व्हाट्सएप गया तो फिर लोग ब्लैकमेल होना भी शुरू हो जाते हैं, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो उसको 2 फैक्टर कर लीजिए। कैसे करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं, अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो उसमें सेकंड या थर्ड ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड भरवाया जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कि लोग जैसे 6 डिजिट पटाख से डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मली 2 जनवरी 1975 02 ऐसे देखा है मैं उसके बाद व्हाट्सएप लेता हूँ कि ले भाई ये था तेरा। तो फिर ऐसा मत करो, कोई दूसरा नंबर रखो 6 डिजिट का जो सिर्फ आपको पता हो। ठीक है। उसमें एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। वो ईमेल आईडी इसलिए मांगा जाएगा कि कल के दिन आप अपना वो पिन भूल जाएंगे तो ईमेल के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। यदि आपने कर लिया, अब आपका ओटीपी भी चला गया, यदि व्हाट्सएप का ओटीपी, तब भी क्रिमिनल आपके व्हाट्सएप में नहीं घुस पाएगा। जब तक वो 6 डिजिट का कोड नहीं डालेगा तब तक वो व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपने एक लेयर और बढ़ा दी ना सिक्योरिटी के। बिल्कुल। तो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार हैक हुए और बड़े बड़े लोगों के हैक हुए। हैक कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ। हाँ। उनको एक कॉल आया, जैसे कॉल मर्जिंग टेक्निक है, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है, वॉइस मेलिंग टेक्निक है, जूम कॉल के थ्रू भी होता है, ई सिम के थ्रू भी होता है, क्यूआर कोड के थ्रू, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, 12-15 तरीके हैं जिससे आपका ओटीपी मैं बिना फोन टच किए उड़ा सकता हूँ। एक दो मैं बताऊंगा, मिस यूज मत करना, दूसरों का व्हाट्सएप हैक नहीं करना है, सिर्फ अपना बचा के रखना है। बिल्कुल। और मैं इसलिए लोग में से कहते सर आप बता क्यों देते हो तरीके, मैं इसलिए रिस्क है क्योंकि मैं बताऊंगा लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, पर जादूगर का जादू तब तक होता है जब तक पता नहीं होता ये होता कैसे। बिल्कुल। यदि मैं बता दूंगा तो लोग उसका यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता पड़ जाएगा यार ऐसे कर रहे हो तो। हाँ, अपने को बचना है बस। तो अपने को बचाने के लिए सबको बता दो। हाँ, सबको खेल दो कि हाथी ऐसे गायब होता है, तो फिर वो जादू खत्म। होता क्या है सर कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं, हाँ। आपको अचानक से कॉल आता है कि ब्रिज जी आपको एक इवेंट में बुलाना है और अमित जी ने आपका नंबर दिया है और एक मीडिया का बड़ा वो हो रहा है, कॉन्फ्रेंस है। तो आप सोचेंगे अमित ने नंबर दिया है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्रेडिबल नाम है, बात कर लेते हैं। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा कि ब्रिज जी आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अमित को भी बुलाया हुआ है। ओके। तो आप बोलेंगे यार ठीक है, इतने में आपको एक कॉल आएगा, आप देखोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है। वे नहीं वो अमित का वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी कॉल मर्ज करते, अब वो बात करके क्लोज करते हैं। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक हैक हो जाएगा, या आपका गूगल हैक हो जाएगा, कुछ आपका हैक हो जाएगा। क्यों? इस बार तो आपने कोई लिंक भी क्लिक नहीं किया, हाँ, ना ओटीपी भी नहीं दिया, ऐप भी इंस्टॉल नहीं की, क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं किया, तो फिर पैसे कैसे निकले? आपने स्टार्टिंग मुझे बोला था कि सर ऐसे भी निकलते हैं। हाँ निकलते। सोचिए कैसे निकले, बताइए। देखिए आजकल ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि हम लोग को यही पता है कि ओटीपी शेयर किया तो ही पैसे निकलते हैं, लेकिन सिर्फ कॉल मर्ज होने से। यही तो जब मैं देखता हूँ कि साइबर अवेयरनेस की सेशंस लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं ओटीपी मत दीजिए किसी को, हाँ। लिंक क्लिक मत कीजिए। कोई ओटीपी नहीं देता सर, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि जरा अपना ओटीपी बताइए, हाँ लिखिए, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होता। हाँ। या अपना पासवर्ड तो बताइए, अब बिना पासवर्ड ओटीपी के पैसे कैसे निकलेगा, हाँ लिखो, पासवर्ड भी लिखो। ऐसा होता है क्या? कोई नहीं देता। तो फिर ऐसे क्या बताना कि ओटीपी मत दीजिए? ओटीपी हमेशा एक कहानी के थ्रू लिया जाता है, एक कहानी होती है उसके पीछे, इस वजह से ओटीपी निकलता है, कोई देता नहीं है सीधे सीधे। डिफरेंस ये होता होगा शायद 4-5 साल पहले, अब तो सबको पता है। लेकिन वो कहानी ऐसी है कि जिसको पता भी है कि ओटीपी नहीं देना है वो भी दे देगा। जैसे इसमें हुआ है, इसमें हुआ। अब हुआ क्यों? क्योंकि आजकल ओटीपी कॉल पे भी आते हैं, पहले सिर्फ एसएमएस पे जो आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे भी आता है, बैंक का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हैं, गूगल का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हैं, फेसबुक का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हैं। आपको वो जो दूसरा कॉल आया उस समय अमित के नाम से, अमित तो इस पूरी पिक्चर में इन्वॉल्व ही नहीं था, उसके तो सिर्फ नाम यूज हुआ है। वो जो दूसरा कॉल आपको आया वो आपके ओटीपी का कॉल था। जैसे ही आपने कॉल मर्ज किया तो क्रिमिनल भी उस कॉल पे था, उसने वो नंबर सुन लिया। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये अमित नंबर क्या बोल रहा है, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। वो तो रेडी था, बैठा था, तो तड़ से अप्लाई किया और 1 सेकंड लगता है तो वो नंबर बताएगा, ये अप्लाई करेगा। जब तक आप अब कर क्या लोगे आप उसके बाद, वो तो नंबर बता चुका है। तो ये इतना क्विक होता है और ओटीपी निकल जाता है।
अच्छा, ये फिशिंग क्या होता है? फिशिंग भी बहुत सुनने में मिलता है, ये वो ऐसा वैसा, तो थोड़ा सा उसको बताइए। देखिए, फिशिंग हुआ या विशिंग हुआ, ये 2 अच्छा, चीज़ें हैं। विशिंग ये क्या होता है, है, डिफरेंस के साथ बताइएगा। हाँ, फिशिंग है कि मैं आपको एक इल्यूजन क्रिएट करके आपका डिटेल ले लूँ या आपका पासवर्ड ले लूँ या आपको हैक कर लूँ। ठीक है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। विशिंग होता है कि मैं कर वही रहा हूँ, इल्यूजन ही क्रिएट कर रहा हूँ और आपको हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं आपको वॉइस कॉल के थ्रू कर रहा हूँ। जब वॉइस यूज़ कर रहा हूँ तो उसको विशिंग बोलते हैं और फिशिंग में नॉर्मली ईमेल यूज़ होता है या एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज यूज़ होता है। तो आपको ईमेल आती है, जैसे अभी बड़े-बड़े लोगों के ट्विटर, यूट्यूब हैक हुए। हाँ, हाँ। एक ईमेल आती है आपको कि सर अपना अभी एक वीडियो आपका 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया है और फास्टेस्ट 10 मिलियन टच करने का रिकॉर्ड बना दिया आपने, तो आपको एक स्पेशल वो भेजा जा रहा है, तो अपनी डिटेल ज़रा दे दीजिए। अब आप भी खुश हो कि यार ये तो मैंने बड़ा तीर मार दिया है। तो आप बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं करोगे, आप नीचे एक बटन होगा दबा दोगे, दबा देंगे। वो उसमें यूट्यूब का ही पेज खुल रहा है, वो हाँ। कहेगा आप लॉगिन पासवर्ड दीजिए इसमें, तो आप दे दोगे, कुछ आ रहा है ना आपको, तो लाखों का कुछ मिलने वाला है। फिर कहेगा ओटीपी भी बता दो, ओटीपी भी दे दोगे आप और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो, खुद ही लॉगिन कर लिया आपने उसकी लिंक पे। हाँ। आपने पहले लॉगिन दिया, पासवर्ड दिया, ओटीपी भी दे दिया, तो उसके पास चला गया। इसको बोलते हैं फिशिंग। फिर आप पुलिस के पास जाते हो, साहब हमारा तो यूट्यूब हैक हो गया। सोशल मीडिया की बात होती है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये भी बहुत हैक्ड हो रहे अकाउंट्स। वहाँ कुछ पैसों की बात होती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे, फिर डिटेलिंग होती है, वो सब कैसे प्रोसेस होता है कुछ? देखिए, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है, क्योंकि हम लोग इतना एक्सपोज़ कर देते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे, अपने रिलेशंस, अपने घर की चीज़ें, अपने भावनाएँ, क्या लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और क्रिमिनल वही पढ़ के आपके लिए अटैक वेक्टर तैयार करता है कि आपको उसको फँसाना कैसे है। दिमाग तो आपका ट्रैप करना है। बिल्कुल। छोटी सी चीज़ है कि अभी दिवाली पे आपके घर की कुछ पिक्चर्स आपने डाल दी और आपके घर की बहुत सारी चीज़ें उसको दिख गई कि आपके पीछे तो पेंटिंग है, आपके घर में एलेक्सा भी है, टीवी भी है, मोबाइल ये वाला यूज़ करते हैं, सोफ़ा ऐसा है, और आपके ये क्लोज़ वाले दोस्त हैं जो पार्टी में आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें दिख गई। अब वो कितने उसको अटैक वेक्टर दे दिया आपने। उनमें से किसी को भी इम्पर्सनेट कर सकता है वो दोस्तों में से, यार मैं बैठा हूँ यार यहाँ पे अर्जेंटली, ब्रिज भाई ज़रा ऐसा करना है, और वो जो आपका टीवी यार जो फलाने ब्रांड का वही मैंने लिया यार। हाँ। मतलब इतनी चीज़ें वो लिंक करेगा, टक 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 टक, आपको लगेगा यार इतनी चीज़ें थोड़ा झूठ बोल सकता है यार, है ना। और मेरे बेटे ने यार वो एलेक्सा कर दिया, आपके घर में एलेक्सा है तो यार जरा बताओ ना कि यार वो रिकवरी कैसे करता है। कुछ भी एक चीज़ कहानी गढ़ के वो आपको ऑफर करेगा और आप उसमें फंस जाओ, और उसके बाद वो कर दोगे जो वो गलती आपसे कराना चाहता है। यार ये एक लिंक भेज रहा हूँ, जरा देखना यार ये ठीक है कि नहीं है, तो आप कर दोगे, आपको लगेगा नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब सोशल मीडिया हम लोग को कंट्रोल कर रहा है, तो हाँ, कर ही रहा है। सर आप एक काम करना, प्ले स्टोर पे जाएं और अपना ग्राफिक्स में दिखाना, एक बार प्ले स्टोर पे जाके फेसबुक सर्च करना सिर्फ, और फेसबुक, इंस्टाग्राम जो करना है सर्च कर लेना, दूसरी ऐप है वो भी कर लेना। ठीक है। फिर जब फेसबुक क्लिक करोगे, फेसबुक आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी करके, और उसके नीचे का ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स, उसको क्लिक करना। जैसे सी डिटेल्स क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है पिछले 15 साल से, और उसको डेटा को पढ़ लेना। उसके बाद यदि आपकी आत्मा मान जाए कि आप फेसबुक अनइंस्टॉल ना करो तो कह देना उसे। आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक, पर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या डेटा लेता है। तो सबसे पहले तो वो आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस घर का, कि आप घर में कहाँ रहते हो, जीपीएस लोकेशन नहीं, घर में आप रहते कहाँ हो, एक बिल्डिंग में आप 14th फ्लोर पे रहते हो, 17th फ्लोर पे रहते हो, कौन सा ब्लॉक, कौन सा एड्रेस, पूरा एड्रेस। आपने जब फेसबुक अकाउंट खोला था तो बताया था कि आपका एड्रेस ही है? नहीं। तो यदि आप एड्रेस चेंज करते हो तो इससे पहले कि आधार पे अपडेट हो जाए, यहाँ अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ दिखेगा वहाँ पे कि आई टेक योर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ, मुझे पता है कि आपने किसको वोट दिया था, ये फेसबुक खुद कहता है उसमें। या आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, कितने हार्ड सॉफ्ट लिबरल हो अपने रिलीजन के प्रति, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। इसका मतलब है इट्स नॉट बीइंग अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ+ कम्युनिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपके सारे फाइनेंशियल डिटेल, कैश विड्रॉल कब किया आपने, परचेज हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है आपका, कैश विड्रॉल करके आप जाते कहाँ हो, कुछ लीगल किया, इलीगल किया, वो सब एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा। आपकी हर सेकंड की लोकेशन उसके पास जा रही होती है, आपके फ़ोन की वॉइसेस वो सुन रहा होता है, उसमें लिखा है वॉइसेस, साउंड रिकॉर्ड यदि आपने रिकॉर्ड की तो वो भी ले लेगा, वॉइस नोट्स भेजे तो वो भी ले लूँगा, सारी ईमेल मैं पढ़ता हूँ। आप उम्मीद करोगे फेसबुक आपकी ईमेल पढ़ता है? उसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सारे SMS पढ़ता हूँ, सारे MMS एंड अदर इन ऐप मैसेजेस, किसी भी ऐप में कोई मैसेज जा रहा है मैं पढ़ लेता हूँ। आपका हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड में पढ़ता हूँ, कितना आप सोफे पे बैठते हो, कितना वॉक करते हो, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, और बेस्ड ऑन योर एज वी मैप इट टू योर फिटनेस कि आपकी फिटनेस कैसी होगी।
ये मुझे पता है। आप कॉन्टैक्ट सारे ले लेगा, फोटोज सारे ले लेगा, फाइल्स एंड डॉक्स, चाहे आप ईमेल से डाउनलोड करो, चाहे आप व्हाट्सएप से, टेलीग्राम सिग्नल से, वो सब फेसबुक को चले जाएंगे। और आप स्क्रॉल करना, मतलब इतनी डेटा दिख जाएगा आपको कि यार बचा क्या भाई, मेरा फोन मेरे पास है ही नहीं, मेरा फोन तो इनके पास है, ऐसा फील हो जाएगा आपको। एंड दिस इज नॉट अबाउट वन एप्लीकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सच ब्रांड, बट वी शुड नो इट, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग विच इज हिडन। मैं तो वो बता रहा हूँ जो उन्होंने खुद बताया। तो आप जान तो लो कि भाई क्या डेटा है। और ये डेटा भी 2019 से पहले नहीं एक्सपोज होता था, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ यूके में, एंड देन फेसबुक के ऊपर एक केस हो गया, उसके बाद उन पर पेनल्टी लगी, एंड देन दे हैड टू डिस्क्लोज दिस। पॉइंट इज दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट इट कि हाँ भाई ये डेटा जा रहा है। उसके बाद आप कॉन्शियस कॉल ले लो, या उसके बाद वो आपके अगेंस्ट मिसयूज भी नहीं होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मिसयूज हो जाएगा। बिल्कुल। यदि आपको पता है कि डोमिनोज का डेटा हैक हुआ है और उसमें आपके डिटेल भी हो सकते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट मिसयूज नहीं होगा। हाँ। नहीं तो क्या होगा, कोई कॉल आ जाएगा आपको कि ब्रिज जी वो आपने 15 तारीख को वो एक पिज़्ज़ा खाया था, आपने ये एड्रेस है आपके घर का, यहाँ डिलीवर हुआ था। हाँ यार खाया था, डिलीवर तो ये बिल आया था आपका, हाँ सर यही आया था, ये एक्स्ट्रा टॉपिंग्स, ये ब्ला 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 फीचर था, हाँ यार बिल्कुल यही था, और उसके संग आपने ये भी मंगाया था, हाँ साहब ये आपकी तो लॉटरी लग गई। अब जब उसने इतना बता दिया, हाँ, तो आपको लगेगा कि पूरा तो सब कुछ लॉटरी सुनती कानों में म्यूजिक आता है कि भाई लगी है तो बता दे। हाँ। कुछ नहीं सर, ये करना है आपको बस, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये डिटेल किसी और के पास भी हो सकता है, इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर गए। यदि मैं आपको बता दूं कि डेटा बाहर है, तो फिर आप इग्नोर करोगे, अरे ठीक है यार बिल्कुल कुछ फैक्ट्स बताओ, या एटलीस्ट चेक तो करोगे, वैलिडेट तो करोगे, वेरीफाई तो करोगे। अभी आदमी वैलिडेट ही नहीं करता, डिफॉल्ट ट्रस्ट कर लेता, ये सबसे बड़ा चैलेंज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डार्क साइड। डार्क वेब की दुनिया कैसी होती है, मतलब उसमें कैसे स्कैम हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसको अगर आप। डार्क वेब से जितना दूर रहे उतना अच्छा है, जितना इंटरनेट, हम लोग सिर्फ सुनते हैं डार्क वेब। हाँ मैं उतना बता देता हूँ कि आप, प्रॉब्लम क्या है कि मैं जैसे ही बताना शुरू करूँगा लोग उत्सुक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही चीज़ ऐसी, और हमारी इंसान ही ऐसा है एक्चुअली। इंसान को पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा मजा आता है नेगेटिव जानने में। और उसके फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। मैं आपको पावर दे दूँ कि ब्रिज जी मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा और आप गायब हो जाओगे, तो पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? अचानक आपके दिल में आ गया आप गायब हो चुके हो, अब आपके अकाउंट में जो 2 करोड़ रुपए पड़े हैं वो इनको दान कर देते हैं, इनको तो पता ही नहीं पड़ेगा किसने दान किया, आप तो गायब हो। ऐसा ख्याल आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा बगल वाले को झापड़ मार के देखता हूँ यार। नेगेटिव इंटेंट है ना इंसान का, यार मैंने चेक तो करो गायब हुआ कि नहीं। जोक्स अपार्ट, सो डार्क वेब इज योर हिडन साइड। आप उस पर पूरी तरीके से छुप जाते हो, उस पर कोई किसी को नहीं पता कि कौन है जो यूज कर रहा है उसको और कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एंटिटीज छिपी हुई है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि कैसे उसको छुपाया जाए, एनोनिमस कैसे बनाया जाए। जितना भी इंटरनेट आज तक आपने एक्सेस किया है, गूगल से किया है, वो 3% है इंटरनेट का, 3%, दैट्स इट। 97% इंटरनेट आपने टच ही नहीं किया आज तक, कर ही नहीं सकते आप। उस 97% में जो 90% है वो डीप वेब है, और जो 7% है वो डार्क वेब है। वो डार्क वेब भी सरफेस वेब का डबल है। मैं 3% बोल रहा हूँ मैं सरफेस वेब। और डार्क वेब पे होता क्या है, क्यों बनाया? डार्क वेब स्पेशल प्रोटोकॉल, एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है आपको, टॉर ब्राउजर उसको बोलते हैं, द अनियन राउटर। उसको आप डाउनलोड करो, उससे आप डार्क वेब में एंटर करते हो। उसकी वेबसाइट भी अलग होती है, उसकी वेबसाइट .onion वेबसाइट होती है, ONION, .com, .org, .in नहीं होंगी। और उसका जो डोमेन नेम होगा वो भी 56 कैरेक्टर या 16 कैरेक्टर से 56 कैरेक्टर तक का रैंडम नंबर होगा। ऐसा नंबर होगा जो XYZ अल्फा बीटा था ऐसे करके, कि आप उसको याद नहीं रख सकते हर एक वेबसाइट का। और सर्विसेज, हर वो सर्विस अवेलेबल होगी जो सरफेस वेब में इलीगल है, जो इसमें इलीगल मानते हो। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, भर भर के ड्रग खरीद लो, वहाँ पे घर पर डिलीवर हो जाएगी। गन्स खरीद सकते हो, एम्युनिशंस, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर सकते हो। किसी को भी $5000 में सुपारी दे दी आप, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने में आपको पैसा भी नहीं देना एडवांस, सिर्फ फोटो भेजनी है। अच्छा, पैसा तो वो आपसे ले लेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ उसमें प्रोविजन होता है कि यू डोंट नीड टू पे एडवांस, गारंटेड डिलीवरी के बाद। तो ऐसी चीजें। उसके बाद फिर है उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, 70% डार्क वेब चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। हैकर्स हायर कर सकते हो, डेटा किसी भी कंपनी का उड़ाना है, ये करना है। तो जितनी चीजें हम
इलीगल सरफेस वेब में मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदमी छुप गया, तो सर्विस जो ले रहा है वो भी छुपा हुआ है, जो दे रहा है वो भी छुपा हुआ है, जो सर्विस ऑफर कर रहा है वो भी छुपा हुआ है, और जो पैसा होता है वो बिटकॉइन में जाता है, तो वो भी एनोनिमस है। सो यू हैव एनोनिमस करेंसी, सब कुछ डार्क यू हैव एनोनिमस प्लेटफॉर्म, तो इसलिए वो फल फूल रहा है और एक इकॉनमी बढ़ती चली गई। तो नॉर्मली उस पर क्रिमिनल ही ऑपरेट करते हैं, और रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जाओगे, आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिख गया या आपने कुछ गलत लिंक क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि आप ही फंसते चले जाओ और उसके बाद आपके लिए लीगल भी मुसीबत हो जाए। और तो इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, ये कैसे वर्क करता है? देखिए, दो ही तरीके से डेटा हम किसी भी प्लेटफॉर्म को जो हम एक्सेस करते हैं, मोबाइल ऐप जितनी भी हैं, वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड ऐप है। क्लाइंट सर्वर का मतलब है हमारे फ़ोन के अंदर क्लाइंट है और कहीं एक सर्वर है जहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन ऐसी होती है। अब वो सर्वर जो है वो एक ऑन प्रेम सर्वर हो सकता है और क्लाउड सर्वर हो सकता है। ऑन प्रेम सर्वर का मतलब है कि मैंने एक डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर रिजर्व कर लिया कुछ, कि भाई ये मेरा है और इसमें मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है और इसी के थ्रू मैं दुनिया को सर्विस दूंगा। क्लाउड का मतलब है कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। अब वो क्या करता है कि वो इस तरह से डिजाइन है कि मेरी एप्लीकेशन किस सर्वर पर चल रही है वो डिसाइड करेगा। ओके, इससे वो स्केलेबल हो गया कि वो है पीछे सर्वर्स का ही क्लस्टर, पर वो इस तरीके से चीज़ों को डायनेमिकली असाइन करके, एलोकेट करके एग्जीक्यूट कर रहा है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो हो सकता है कि वो जर्मनी के सर्वर से चल रही हो, नीदरलैंड के सर्वर से चल रही हो, डजंट मैटर, मुझे मेरी सर्विस मिल रही है, मेरा एक कंटेनर बना हुआ है, मेरा एक एरिया उन्होंने दे रखा है, लेकिन उसका जो प्रायोरिटीज़ है, लोडिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसके लिए क्लाउड एनवायरनमेंट तैयार कर गया। सो उस तरह का एक बैकएंड सिस्टम। वीपीएन के थ्रू भी हैकिंग होती है पूरे? वीपीएन के थ्रू हैकिंग नहीं होती। वीपीएन के थ्रू, वीपीएन लोग यूज क्यों करते हैं, यही चीज जानना है सबको। आपने यूज किया वीपीएन? नहीं, मैंने नहीं किया। तो कुछ जैसे वीपीएन एप्लीकेशंस होती हैं, हाँ। दो तरीके से वीपीएन यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज और प्राइवेट यूज। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है कि मुझे अपनी कंपनी का सर्वर एक्सेस करना है या कोई भी मुझे कंपनी का नेटवर्क एक्सेस करना है, मुझे नेटवर्क में एंटर करना है। ठीक है। तो कंपनी सिक्योरिटी के लिए आपको एक वीपीएन टनल क्रिएट करके देती है, वीपीएन लॉगिन पासवर्ड देगी। एक एप्लीकेशन है जो आपके लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, उसको आप लॉन्च करोगे तो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगा जाएगा, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड भी हो सकता है। उसके बाद आप एक सर्वर से कनेक्ट होगे और आपका सारा जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा। जो आप अपनी कंपनी का ईमेल एक्सेस कर रहे हो, ईमेल सर्वर एक्सेस कर रहे हो, जो भी आप कंपनी की सर्विसेज यूज कर रहे हो, उस समय आपकी डिवाइस और कंपनी के बीच में एक प्राइवेट टनल बन गया, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। फिजिकली तो सबका ही वही इंटरनेट है, पर वो वर्चुअली एक प्राइवेट बन गया ना, इसको वीपीएन बोलते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए लोग यूज करते हैं। लेकिन इसी का एक B2C वर्जन भी आता है जिसमें लोग वीपीएन सर्विसेज देते हैं, जैसे कि प्रोटॉन वीपीएन है, नॉर्ड वीपीएन, सिस्को वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, अर्बन वीपीएन, अल्ट्रा वीपीएन, ऐसे बहुत सारे फ्री वीपीएन सर्विस आपको मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, जब आप इनको इंस्टॉल करो और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप किसी भी कंट्री का आईपी सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ बैठे बैठे नीदरलैंड का आईपी ले लो, जर्मनी का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, तो आपकी डिवाइस का आईपी उस कंट्री का हो जाता है। तो अब जहाँ जो भी सर्वर आप एक्सेस कर रहे हो, फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, व्हाट्सएप एक्सेस कर रहे हो, तो उसको ये लगेगा कि आप तो जर्मनी में बैठे, आप तो नीदरलैंड में बैठे, क्योंकि आपका एक्चुअल रिक्वेस्ट तो वहां से जा रहा है। आपके यहाँ का आईपी और जर्मनी के आईपी बीच में टनल बन गया, लेकिन उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जा रही है सारी। सो उसको ये लगेगा कि आप तो जर्मनी में बैठे। तो इससे क्या होगा कि आप, अब इससे होगा क्या, इंडिया में बैठ के आप सारी इलीगल चीजें कर सकते हो जो इंडिया में बैंड है। जैसे इंडिया में पबजी बैंड है, अब किसी को खेलना है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी एक ऐसी चीज वेबसाइट बैन है और आपको एक्सेस करनी है तो एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि अब आप एक्सेस तो जर्मनी के आईपी से कर रहे हो ना। समझ गया। बैठे यही हो। हाँ। आप पोर्नोग्राफिक साइट्स एक्सेस कर रहे हैं, लोग बैंड गेम्स एक्सेस कर रहे हैं, ओटीटी कंटेंट कई सारे जो होते हैं, जो यूएस में तो दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आपने आईपी चेंज किया, अब दिखने लगा। बहुत सारी ऐसी हरकतें लोग करते हैं। अच्छा, जो पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, क्या उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि उसके थ्रू भी हैकिंग होती है? होता क्या है, पब्लिक वाईफाई की वल्नरेबिलिटी जो होती है वो ये है कि यदि मैं और आप एक ही पब्लिक वाईफाई से, एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, किसी भी वाईफाई से, तो मेरा इंक्रिप्शन और आपका इंक्रिप्शन एक ही होता है। तो चांसेस कि मैं एक मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ इज वेरी हाई। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब है कि मैं आपका ट्रैफिक देख सकता हूँ कि आप क्या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, क्या कंटेंट भी देख सकता हूँ, यदि वो इंक्रिप्टेड नहीं है तो।
अब इसके लिए एक टूल आता है, वायर शार्क करके टूल्स हैं, और भी नेट पैकेट कैप्चर करके टूल है जो कैप्चर करके आपको दिखा सकते हैं। तो वो रिस्क रहता है, इसलिए ये बोला जाता है कि जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक में तो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ। अब उसमें कोई हैकर है तो उसको कैसे रोक लोगे आप? और वो हैकर किसी का ट्रैफिक देखना चाह रहा है तो वो देख सकता है, और ऐसे में वो आपके लिए खतरा भी खड़ा कर सकता है, या आपको कुछ पुश करा सकता है। इसमें और भी सारे एक्सप्लॉयटेशन आते हैं, जैसे ब्राउजर एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क एंड ऑल, बिल्कुल कुछ हैकिंग टूल्स हैं उसके थ्रू होता है। तो आपको अचानक से एक वेबसाइट खुल गई, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आप थोड़ा कॉन्शियस रहें यदि पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अवॉइड करें तो सेफ रहेगा। मैं थोड़ा लॉज को भी समझूंगा कि इस तरह के जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए क्या लॉज हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह के कानून बनने चाहिए जिससे लोगों की सेफ्टी और सिक्योर की जा सके? देखिए, सबसे पहले तो जितने हमारे साइबर लॉ हैं, मुझे लगता है कि वो भी सफिशिएंट नहीं है। दो हैं, वही बहुत अच्छी तरीके से अभी अप्लाई नहीं हो पाते। जैसे कि जो IT एक्ट आया हमारा, वो अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया गाइडलाइन आई, लेकिन सोशल मीडिया को लेकर भी रेगुलेशन बहुत टाइट करने की ज़रूरत है। अभी AI का थ्रेट आ गया तो AI रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है कि AI का मिसयूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसकी सज़ा क्या हो। आज की डेट में मैं आपका एक AI वीडियो बना देता हूँ और आपको एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर देता हूँ, तो दो इम्पैक्ट होंगे उसके। या तो आप उसको लाइटली लोगे फन के तरीके से, भी यही चीज़ किसी ऐसे बच्चे के संग कर दी जो इमोशनली बहुत अटैच्ड है और वो कोई लड़की है, तो ये भी हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले, ये भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। तो कानून क्या कहता है? ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट है, 3 साल की सज़ा कर दो मैक्सिमम, या डिफेमेशन किया जो भी मिनिमम सज़ा होगी वो होगी। पर ये डिफेमेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है, ये तो मर्डर है। हमारी सोसाइटी में चरित्र का हनन इज एक्चुअली द मर्डर। हम जीते ही इसलिए हैं कि हमारा कैरेक्टर बिल्ड कर सके। यदि किसी ने मेरा कैरेक्टर बढ़े तो फिर मैं जी के क्या करूंगा? फिर मैं समाज में यदि नहीं जा पा रहा हूँ तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मर्डर फॉर मी। तो मेरे ख्याल से वहाँ लॉ इस तरह की लाने की जरूरत है कि यदि कोई ऐसा कोशिश भी करे तो फिर 302 लगा उस पर, मतलब वो उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। आई एम जस्ट रिकमेंडिंग बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि उसको उतनी सीरियस सजा दे दो, लॉ में स्ट्रिक्टनेस होनी, पर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हर किसी के अगेंस्ट कोई भी लाइटली कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के भी अगेंस्ट कर दिया, उन्होंने लाइटली लिया, बट इट कुड बी वेरी डेंजरस। लोग हो सकता है कि लोगों का वोटिंग पैटर्न बदल जाए, डेमोक्रेसी सफर कर जाए, कंफ्यूज हो जाए लोग, राइट्स हो जाए, लोग मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट मान के या इंपर्सनेशन मान के नहीं छोड़ा जा सकता। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सोच लाने की जरूरत है जब अब लॉ अपग्रेड हो। दूसरी चीज है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। अभी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मेरा नुकसान हुआ है, भाई कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम सॉल्व कैसे होता है? एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है कि भाई इसने क्राइम किया था, इसको सजा दी जाए। एग्री। अभी साइबर क्राइम में क्या होता है कि कोई पकड़ा नहीं जाता और किसी को सजा नहीं मिलती है। पर मेरे संग तो हो गया ना, मेरा तो लाखों करोड़ों निकल गया, बन गए। तो अब मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा? सो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी तो तय करो, जैसे यूके को करना पड़ा। जैसे ही आप अकाउंटेबिलिटी तय करते हो, लोग टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कितना भी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, आप नहीं बच सकते। बिल्कुल। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि बैंक कर सकता है। भाई बैंक को पता है कि यहां से पैसा यहां गया था, और बैंक को आपका पैटर्न पता है कि नॉर्मली आप एक दिन में इतना ही खर्चा करते हो। AI थोड़ा इस्तेमाल कर ले, फिर आप जब खर्चा करते हो तो आपकी लोकेशन नॉर्मली यही होती है। आप दिल्ली रहते हो, आप अचानक मुंबई से 50 लाख का ट्रांसफर तो करोगे नहीं। या इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि हम बैंक को थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाएंगे तो वहाँ इंप्लीमेंट होना शुरू होगी, और दे विल स्टॉप दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर, सडन ट्रांसफर्स। अचानक से पूरा पैसा किसी के अकाउंट से निकल रहा है तो रोक दो भाई। क्रिमिनल को एक ही चांस मिलता है, उसी में पूरा पैसा निकालता है, उस समय रोको। पहले 2 लाख निकला और 5 निकला, ऐसे कैसे निकल जाता है? 2 लाख पे रोक देते हैं। तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है मेरे ख्याल से। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि एकदम से 50 लाख कैसे निकल गया किसी का। मतलब आज की रेट में यदि मुझे 50 लाख की जरूरत है तो बैंक मुझसे 50 फॉर्म भरवा लेगा। बट इट्स नॉट दैट इजी टू ट्रांसफर दैट, और कहेगा पहले ये चेक और वो चेक। तो क्रिमिनल ने कैसे किया? सो आई थिंक वी नीड टू गिव अ थॉट ऑन इट, मेक देम अकाउंटेबल, मेक टेलीकॉम ऑपरेटर अकाउंटेबल। कोई भी क्राइम बिना 3 चीजों के हो ही नहीं सकता। बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, फोन। हो सकता है कि साइबर क्राइम बना इसके, और तीनों चीजों के लिए आपको KYC चाहिए। बैंक अकाउंट बिना KYC के नहीं हो सकता, तो कैसे खुल रहा है बैंक अकाउंट? सिम कार्ड बिना KYC के नहीं हो सकता, तो कैसे सिम कार्ड अवेलेबल हो रहा है?
एंड फोन भी नॉर्मली पता होता है क्योंकि IMEI तुरंत रजिस्टर हो जाता है कौन यूज कर रहा है उसको। सो पॉइंट इज कि इन तीनों को कर्व करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और लोगों को अवेयर कराया। अभी दिवाली का त्योहार भी है तो लोग बहुत खर्चे करेंगे, तो इस दौरान बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, चाहे OTP के थ्रू हो, लिंक के थ्रू हो। तो मैं भी यही कहूँगा दर्शकों से कि आप ये पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरह से आपको फ्रॉड में फंसाया जाता है, चाहे डिजिटल अरेस्ट के थ्रू या वेबसाइट लिंक दे के या OTP के थ्रू। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, अपने फैमिली वालों को भी अवेयर करें और इस तरह के फ्रॉड से बचने की कोशिश करें और दैनिक जागरण देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।